नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में विविध व्यवस्थाओं का हो गया अंतिम संस्कार। लालू यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर के नीतीश कुमार पर उठाए कई गंभीर सवाल। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी खबर में आपको बताएंगे प्रियंका गांधी ने बिहार में गिरावट को लेकर के आरजेडी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि आखिरकार बिहार वासियों के लिए आपने क्या किया। इसी प्रकार तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि 12 जून को महागठबंधन में क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने महाकुंभ में उठाए यहाँ पर मौत पर उठाए सवाल। 37 वर्सेस 82 का सवाल खड़ा किया, पूछा कैश मुआवजा आखिरकार क्यों दिया गया, मोदी जी तो डिजिटल करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार पांच बड़ी खबर आपको बताएंगे बिहार विधान परिषद का डाटा हुआ डिलीट, ईओयू ने संभाला जांच का जिम्मा। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। बिहार में विविध व्यवस्था का हो रहा है अंतिम संस्कार। लालू यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर के नीतीश कुमार पर उठाए सवाल। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया यहाँ पर एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बिहार में अपराध में से संबंधित कई आंकड़े पेश कर नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख किया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि नीतीश बताए कि आखिरकार शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्या हो रही हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा कि क्या नीतीश जानते हैं या पहचानते हैं, समझते हैं कि उनके शासनकाल में अधिकारी आंकड़े 65,000 हत्याएं हुई हैं, 65,000 लोगों की हत्या हुई है, क्या यह कम है। आरजेडी प्रमुख ने कहा कि नीतीश बीजेपी ने विविध व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इसी भ्रष्ट, लापरवाह और कम यहाँ पर कामचोर पुलिस कभी नहीं रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के कार्यकाल पर उठा दिया बड़ा सवाल। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने बिहार में यहाँ पर गिरावट को लेकर के यहाँ पर आरजेडी सरकार पर साधा निशाना। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में कथित तौर पर यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किए जाने को लेकर के सोमवार को राष्ट्रीय यहाँ पर जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह इस बात का संकेत है कि राज्य की डबल इंजन सरकार महिलाओं के लिए खतरा यहाँ पर खतरनाक साबित हो रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने साफ साफ लिखा है और मीडिया के खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया है। जिसमें कहा गया है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यकाल द्वारा जारी नवीनतम नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात 890 है। इसके बाद महाराष्ट्र 906, तेलंगाना 907, हरियाणा 909 और उत्तराखंड 910 का स्थान है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार में प्रति 1000 लड़कों में सिर्फ 890 लड़कियां पैदा हो रही हैं। 2020 में यह अनुपात 964 था, जो कि 2021 में घटकर 908 हुआ और 2022 में मात्र 890 रह गया है। दोस्तों एक बड़ा सवाल प्रियंका गांधी ने खड़ा कर दिया नीतीश कुमार पर। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते हैं खबर की तरफ। 12 जून को महागठबंधन में क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी 12 जून को राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की चौथी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जानकारी के अनुसार यह बैठक बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी और गठबंधन के भीतर समन्वय को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है। इस बैठक में सीट बंटवारे की जिला स्तर पर समन्वय और साझा न्यूनतम कार्यालय जैसे अहम मुद्दे पर कार्य होने की संभावना है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह बैठक महागठबंधन की एकजुटता और रणनीति को परखने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। महागठबंधन की इस बड़ी बैठक को लेकर के बिहार की सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो रही है। जी दोस्तों, अब बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको पता चले कि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दल जैसे प्रमुख दल शामिल हैं। ऐसे में सियासी दलों में वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि 12 जून को बैठक में पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर होगी, जिसमें इस सभी समय यहाँ पर सहयोगी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों आप बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में करने वाले बड़ा खेल महागठबंधन। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते हैं खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मौत पर उठाए 37 वर्ष 82 का सवाल।
पूछा कैश मुआवजा क्यों दिया। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनवरी में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान हुए मौत की संख्या पर 37 बनाम 82 पर सवाल उठा दिया है। अखिलेश यादव ने एक समय यहाँ पर समाचार रिपोर्ट के आधार पर योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल पूछा है कि कुछ मृतकों के परिजनों को नगद में मुआवजा क्यों दिया गया। भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 श्रद्धालुओं की मौत की बात बताई थी। अखिलेश यादव ने तथ्य बनाया सत्य 37 बनाम 82 नाम से एक लंबी पोस्ट एक्स पर लिखी है, जिसका आधार ताजा समाचार रिपोर्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने अखिलेश यादव ने ट्वीट में से आरोप लगाया कि यहाँ पर सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है। उन्होंने पूछा है कि मुआवजे में कैश क्यों दिया गया, कैश कहां से आया, जिसको कैश नहीं मिला वो वापस किसके पास गया, नगद मुआवजा देने का निर्णय किस नियत यहाँ पर नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी वितरण का आदेश कहाँ है और क्या नकदी वितरण में कोई अनियमितता हुई है। अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाया कि मौत का कारण बदलने का जवाब किसने कहने पर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। बिहार विधान परिषद का डाटा डिलीट, ईओयू ने संभाला जांच का जिम्मा, इन लोगों पर एफआईआर। जहाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधान परिषद में बड़ा यहाँ पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। विधान परिषद के नीति यहाँ पर विषय शाखा का डाटा डिलीट हुआ है। विधान परिषद प्रशासन को एक इस बाबत सूचना मिली तो आर्थिक अपराध इकाई को लिखित शिकायत दी गई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। तो दोस्तों, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया कि आखिरकार ये कैसे सारे डाटे डिलीट हो गए, इसका जवाब कौन देगा। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। 25 साल बाद दौसा में कुछ बड़ा होने वाला है। पायलट गहलोत की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी गर्मी। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दौसा के दिग्गज नेता यहाँ पर स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वें पुण्यतिथि को लेकर के सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। इस बार पहली बार इस आयोजन में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत आ रहे हैं। अशोक गहलोत के अलावा प्रदेश भर के कई दिग्गज नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस आयोजन में शामिल होते जा रहे यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा समाज और गांव के लोग भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और ये 25 साल बाद दौसा में कुछ बड़ा होने वाला है। पायलट गहलोत की मुलाकात ने बढ़ाई है सियासी सरगर्मियां। दोस्तों, क्योंकि दौसा में 25 साल के बाद जो है ऐसा होगा जहां पर खुद अशोक गहलोत आएंगे, और अगर यहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों साथ रहते हैं तो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। और यहां से भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के दो शेर जो हैं वो अकेले काफी है। तो दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते खबर की तरफ। आगे या पीछे कोई भी कदम उठाने को तैयार है, अहंकार की कोई बात नहीं, मानसे से गठबंधन पर बोले राउत। जहां दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत ने जब मानसे से संभावित गठबंधन को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शिवसेना यूवीटी पीछे या आगे कोई भी कदम उठाने को तैयार है और राजनीति अहंकार जैसा कोई बात नहीं है। राउत ने कहा कि मराठी मानुष की भलाई के लिए जो भी संभव होगा वह करने के लिए तैयार है। शिवसेना यूवीटी और राज ठाकरे की मानसे के बीच गठबंधन को लेकर बीते कई दिनों में चर्चा चल रही है और दोनों तरफ से इसे लेकर सकारात्मक बयानबाजी भी सामने आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आप शिवसेना यूवीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम आगे या पीछे कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है और कोई राजनीति अहंकार की बात नहीं है। संजय राउत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मानसे ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि अगर शिवसेना यूवीटी मानसे के साथ गठबंधन करना चाहती है तो उसके लिए शिवसेना यूवीटी को पहल करनी होगी। बीते दिनों राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट के दौरान शिवसेना यूवीटी के साथ गठबंधन करने को लेकर के बयान दिया था। इसके बाद शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी गठबंधन को लेकर के सकारात्मक बयान दिया, जिससे दोनों पार्टी में यहाँ पर गठबंधन की चर्चा छिड़ गई थी। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको लगता है कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। संविधान कहता है लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया करे शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। खड़गे ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के खाली पद को लेकर के अपनी बातें पहुंचाई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पिछले 2 लोकसभा सत्रों में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा है और यह चिंता की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लिखे पत्र में कहा कि प्रिय प्रधानमंत्री, मैं आपका ध्यान एक गंभीर मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मुद्दा लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद के खाली रहने के संबंधित है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 53 यहाँ पर 93 के अनुसार लोकसभा में 2 सदस्यों
को क्रमशः स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना जाता है। संवैधानिक रूप से उपाध्यक्ष अध्यक्ष के बाद सदन का दूसरा यहाँ पर सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मल्लिकार्जुन ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और संविधान कहता है, यहाँ पर एक बड़ी बात कह दिया। और लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया करे शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को इसके लिए पत्र लिख दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा और करता खबर की तरफ। राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ अब यहाँ पर वियोग प्रस्ताव का करेंगे विरोध। कपिल सिब्बल ने कर दिया ऐलान। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व यहाँ पर केंद्र मंत्री ने बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति और उस सदन के सभापति यहाँ पर जगदीप धनखड़ पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने सवाल पूछा कि जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के नोटिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जज को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उन्होंने पिछले साल सांप्रदायिक बयान दिया था। जी दोस्तों आप बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लाया जा रहे महाभियोग प्रस्ताव का विरोध करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्यसभा सभापति ने शेखर यादव के खिलाफ इन हाउस जांच को सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखकर रुकवा दिया था, उसी तरह की चिट्ठी यशवंत वर्मा के मामले में भी यहाँ पर रोक देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा और करता खबर की तरफ। बिहार में 65% आरक्षण लागू करने की मांग पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, सरकार को लिया आड़े हाथ। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण लागू करने के विषय में भेजे गए अपने पत्र का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जवाब नहीं मिलने पर गहरा विरोध जताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि या तो मुख्यमंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं है या फिर वह जानबूझकर जवाब देने से बच रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अधिकारी उन्हें उनका पत्र दिखाने से भी रोकते हैं। जी दोस्तों नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सामाजिक न्याय का ढोल पीटने वाले वह दल जिनके बलबूते पर केंद्र में मोदी सरकार बनी हुई है, हमारी सरकार द्वारा बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने में असफल क्यों है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तथा उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को दलित, आदिवासी, पिछड़े व अति पिछड़े वर्गों की इस हकमारी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। राजनीति केवल कुर्सी पर बने रहने के नाम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर तेजस्वी यादव ने उठा दिया बड़ा सवाल नीतीश कुमार पर। आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते खबर की तरफ। पटना में 12 जून को महागठबंधन की चौथी बैठक, तेजस्वी की अध्यक्षता में बिहार चुनाव पर मंथन। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। आगामी 12 जून को पटना में महागठबंधन के घटक दलों की चौथी बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। कोऑर्डिनेटर कमेटी के सदस्यों के साथ ही इस बैठक में सभी उप समितियों के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले अब तक महागठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 17 अप्रैल को आरजेडी कार्यालय में हुई, फिर 24 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं को यहाँ पर जुटान हुआ। 4 मई को यहाँ पर महागठबंधन के सभी दलों के जिला से लेकर प्रदेश स्तर नेताओं की बैठक हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 जून को महागठबंधन की चौथी बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव खुद यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी घोषणा यहाँ पर हो सकती है। आपको ये लगता है? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ में नहीं है किसानों की समस्याओं का सीधा सामना करने का साहस, सपा चीफ अखिलेश यादव का दावा। जी दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कई जिलों में फसलों का यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास किसानों की समस्या का सीधा सामना करने का साहस नहीं है, इसलिए वह हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज समेत यहाँ पर 6 जिलों में मक्का की फसल का हवाई सर्वेक्षण किया था। इसका उद्देश्य फसलों की स्थिति का जायजा लेना था। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जो नेता यहाँ पर खेती किसानों के लिए हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, वह जमीन पर किसानों के रोष और आक्रोश का सामना करने का साहस नहीं रखते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इतनी ऊंचाई से नीचे घूमते हुए छुट्टा पशु भी दिखाई देंगे। यह सवाल आवारा पशु की समस्या पर इशारा करता है, जो किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का
विषय बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने घेर लिया है किसान के मुद्दे पर योगी सरकार को। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता खबर की तरफ। लोकतंत्र अर्थव्यवस्था को आघात, समाज में नफरत, खड़गे ने बताई मोदी सरकार के 11 साल कैसे रहे, का संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ी। दोस्तों पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है। इसके साथ ही केंद्र की सत्ता में बीजेपी ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी पर यहाँ पर निशाना साधा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर उनकी स्वतंत्रता पर कड़ा प्रहार किया है, चाहे वो जनमत यहाँ पर चुरा कर पिछले दरवाजे से सरकार गिराने हो या एक यहाँ पर दलीय तानाशाही शासन जबरन लागू करना हो। इस दौरान राज्य के हकों की अनदेखी हुई है और संघीय ढांचे कमजोर हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि समाज में नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों का शोषण लगातार बढ़ रहा है। इसके आरक्षण व बराबरी के अधिकार से यहाँ पर वंचित रखने की साजिश रची गई जारी है। और मणिपुर की ना थमने वाली हिंसा बीजेपी की प्रकृति यहाँ पर प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। चुनाव आयोग पर कांग्रेस का गंभीर आरोप, महाराष्ट्र और उड़ीसा में धांधली का दावा, राहुल को मिला एक और नेता का साथ। जहां दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं और भारत के चुनाव आयोग के कमजोर पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग भी राहुल गांधी की टिप्पणी पर बार बार स्पष्टीकरण जारी कर रहा है। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर चरण दास ने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव में धांधली कर रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि उड़ीसा में भी पिछले चुनाव में देखने को मिला। कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन यह संस्था अब केंद्र सरकार की दास बन गई है। तो दोस्तों आप बड़ी खबर सामने कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। यूपी में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगा पंचायत चुनाव, अजय राय का बड़ा ऐलान। दोस्तों आप बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता चले कांग्रेस के प्रदेश अजय राय ने सांसद इमरान मसूद के घर पहुंचकर यहां पर जो है ईद की बधाई दी और यहां पर जो है यूपी चुनाव को लेकर के बड़ी बात कह दी है। जी दोस्तों यहां पर साफ साफ अजय राय ने कह दिया है कि अब की बार हो सकता है कि कांग्रेस जो है पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़े। उन्होंने कहा कि तेजी से कांग्रेस प्रदेश में मजबूत हो रहा है। अब की बार कांग्रेस को हराना उत्तर प्रदेश में भाजपा के बस की बात नहीं है। दोस्तों यहां पर अजय राय ने बड़ा ऐलान कर दिया कांग्रेस पार्टी को लेके और साफ साफ कह दिया है कि कितना भी आप दम लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अब की बार आप कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हिला नहीं पाएंगे और अब की बार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगा और जीत के दिखाएगा। और यहां पर अपने दम पर कांग्रेस पार्टी अब की बार उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल करने जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। हमारी चुनौती का जवाब मोदी है, नड्डा नहीं, कांग्रेस का बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने कहा है कि एक दिन पहले पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कार्यकाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवालों का जवाब देने की चुनौती दी थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 11 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश करने को प्रेस के सामने लाया जा रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि जब चुनावी यहाँ पर चुनौती मोदी के लिए थी तो नड्डा को प्रेस के सवालों का जवाब देने और 11 साल की उपलब्धियां गिनाने क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या सवाल करने वाले अनुकूल चेहरे अब तक नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को उनकी सत्ता में 11 साल पूरे होने के मौके पर पहली बार एक अनक्रिस्टफाइड और बिना पूर्व निर्धारित सवाल जवाब वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खुली चुनौती दी थी, लेकिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और अपने 11 सालों के उपलब्धियों का ढोल पीटा जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। घेर लिया कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार को। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। अशोक गहलोत का फिर हमला, बोले सीएम भजनलाल सरकार के क्षेत्र में मचा है बिजली पानी को लेकर हाहाकार। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में व्यापक बिजली और पानी की गंभीर समस्या को लेकर के एक बार फिर भजनलाल सरकार पर तीखा यहाँ पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार पर जनता की भूल यहाँ पर
मूलभूत आवश्यकताओं की अनदेखी करने और केवल अपनी उपलब्धियों का बखान करने का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा कि मैंने प्रदेश की बिजली की समस्या उठाई थी तो सरकार की ओर से प्रेस वार्ता कर उपलब्धियों का बखान किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिजली कटौती की समस्या जस की तस बनी हुई है। इसका इशारा उन सरकारी बयानों की ओर था जिसमें सरकार बिजली आपूर्ति में सुधार का दावा कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बिजली के साथ साथ राजधानी जयपुर में भी जहां पर पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगलेन का उल्लेख किया। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी को झूठ बोलने का नोबेल मिलना चाहिए, संजय राउत का बड़ा बयान। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर के कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने चुनावी नतीजों पर सवाल उठाया। यह लेख देश के 16 प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुआ और इससे राजनीतिक क्षेत्र में काफी चर्चा मिली। इस लेख पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और भाजपा पर तीखा आलोचना किया है। संजय राउत ने कहा कि भाजपा ने चुनाव को एक तरफा जीत बनाकर हाईजैक कर लिया है। उन्होंने भाजपा को दोषी ठहराते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है और इस वजह से चुनाव निष्पक्ष नहीं है। राउत ने भाजपा नेतृत्व खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की जीत झूठे दावे पर आधारित है। उसका कहना था कि भाजपा नेताओं द्वारा चुनाव के माहौल को नियंत्रित किया गया और चुनाव आयोग भी भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। तो